Hello everyone, welcome to my 6th lecture of medicinal chemistry. This is whole about drug receptor interactions. Medicinal chemistry plus pharmacology point of view. Okay, अब देखें, drug receptor interaction is based on the principle of specificity. Only a specific drug can fit into specific receptor. सोचिए, आपके घर का लॉक हर की से नहीं खुलता, सिर्फ एक परफेक्ट की है उस लॉक में फिट होती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं ना, कोई मेडिसिन लेते हैं, वो रैंडमली बॉडी में काम नहीं करती। वो पहले अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर ढूंढती हैं और जब शेप परफेक्टली मैच करती है ना, फिर रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है। और अगर शेप मैच ना करे तो ड्रग इनएक्टिव रहती है और अपना काम नहीं दिखाती। जैसे इंसुलिन सिर्फ इंसुलिन रिसेप्टर पे काम करती है, किसी और रिसेप्टर पर नहीं। यही लॉक एंड की का प्रिंसिपल है, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन का फाउंडेशन। रिसेप्टर क्या है? A receptor is a macromolecule. It is a macromolecular protein that binds to specific ligands such as drugs or hormones to initiate a cellular response. ठीक है, अब रिसेप्टर असल में एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो ये तो या तो सेल के सरफेस पर होता है या अंदर। इसका काम होता है कि सिग्नल रिसीव करना और सेल के अंदर मैसेज भेजना। जैसे मोबाइल टावर सिग्नल कैच करते हैं ना, वैसे। अब ड्रग या हार्मोन जब रिसेप्टर से अटैच होता है ना, तो सेल को एक केमिकल मैसेज मिलता है जिसकी वजह से एक्शन स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखें कि इंसुलिन रिसेप्टर जो है ना, वो ब्लड में ग्लूकोज कंट्रोल करने का सिग्नल देता है। जब इंसुलिन बाइंड होती है तो ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है ऑटोमेटिकली। मेडिसिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या रोल है? The interaction between a drug and receptor depends on chemical group present in the drug molecule and the nature of binding forces. केमिस्ट्री के एंगल से देखा जाए तो हर ड्रग में एक छोटी छोटी सी फंक्शनल ग्रुप्स होती हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जो ग्रुप्स होती हैं ना, ये रिसेप्टर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनाती हैं। यही बॉन्ड्स डिसाइड करते हैं कि ड्रग कितनी स्ट्रांगली बाइंड करेगी और इसका इफेक्ट कितनी देर तक चलेगा। एग्जाम्पल, अब बीटा ब्लॉकर्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप हेल्प करते हैं कि रिसेप्टर में इसकी बाइंडिंग हो जाए। अगर यही ग्रुप हटा दिए जाएं तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल्स देखें, एड्रेनालिन। ठीक है, अब द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ एड्रेनालिन शोज दैट इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल, अमाइन एंड कैटेकोल ग्रुप। ठीक है, अब एड्रेनालिन के स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, एक अमाइनो ग्रुप है जो आयनिक बॉन्ड बनाता है, और कैटेकोल रिंग होती है जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करती है। अगर कोई एक ग्रुप भी हटा दिया जाए ना, जैसे कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो बाइंडिंग वीक हो जाएगी और पोटेंसी कम हो जाएगी। स्ट्रक्चर बदला, एक्टिविटी बदल गई। यही SAR का गोल्डन रूल है। बाइंडिंग फोर्सेस और उनका रोल क्या है? द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ अ ड्रग्स एक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द ड्रग एंड रिसेप्टर। ये कहते हैं कि ड्रग रिसेप्टर के दरमियान डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े हैं ना। कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ठीक है, यही डिसाइड करते हैं कि जो हमारी ड्रग है ना, उसने कितनी स्ट्रांगली बाइंड करना है रिसेप्टर के साथ। जैसे कोवलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग परमानेंट होता है, जैसे एस्प्रिन इरिवर्सिबली अपना रिसेप्टर कॉक्स एंजाइम से बाइंड करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड मॉडरेट स्ट्रेंथ का होता है, टेम्परेरी पर स्टेबल। आयनिक बॉन्ड मीडियम स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और जो वैन डर वाल्स और हाइड्रोफोबिक है वो वीक होते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी देते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि व्हाट हैपन आफ्टर द ड्रग बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर लीडिंग टू फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। फार्माकोलॉजी हमें बताती है कि ड्रग बाइंड होने के बाद क्या होता है। जब ड्रग रिसेप्टर से अटैच होती है ना, तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, सेकेंड मैसेंजर्स बनते हैं और फाइनली बॉडी रेस्पॉन्स मिलता है, जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज, पेन रिलीफ या बीपी कंट्रोल। ये बॉडी रेस्पॉन्स मिलते हैं। एग्जाम्पल से कि एड्रेनालिन से बाइंड किया बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट करता है और ये हार्ट रेट बढ़ाता है, जैसे कि और दूसरी एग्जाम्पल है एस्प्रिन कॉक्स एंजाइम ब्लॉक करता है
ठीक है ना, कॉक्स इनहिबिटर है, और पेन को कम कर देता है। ये फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। अब देखें कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या हैं। एन एगोनिस्ट एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स व्हाइल एन एंटागोनिस्ट बाइंड्स बट प्रिवेंट एक्टिवेशंस। समझे, ये कह रहे हैं कि दो बेसिक टाइप की ड्रग्स होती हैं, एक एगोनिस्ट होती हैं और एक एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, जैसे कि एड्रेनलिन ये स्विच ऑन कर देती है। जो एंटागोनिस्ट है ना, ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जैसे कि प्रोप्रानोलोल ये लॉक का काम करती है, स्विच को लॉक कर देती है। सिंपल, एगोनिस्ट मतलब ऑन बटन, एंटागोनिस्ट मतलब लॉक बटन। लॉक एंड की वर्सेस इंड्यूस फिट मॉडल। बुकिश डेफिनेशन है कि इन द लॉक एंड की मॉडल द ड्रग्स एंड रिसेप्टर फिट एग्जैक्टली। इन द इंड्यूस फिट मॉडल द रिसेप्टर स्लाइटली चेंज शेप्स टू एक्यूमुलेट द ड्रग। लॉक और की मॉडल में ड्रग और रिसेप्टर का शेप बिल्कुल मैच करता है, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल में रिसेप्टर अपनी शेप थोड़ी सी एडजस्ट करता है ताकि ड्रग फिट हो जाए। यानी जो कॉन्सेप्ट यानी जो रिसेप्टर है ना फ्लेक्सिबल होता है। एड्रेनलिन जैसे कि मॉलिक्यूल्स में ये मॉडल ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल देखिए जैसे हाथ और ग्लव्स, कभी ग्लव्स परफेक्टली फिट हो जाता है, कभी थोड़ा सा स्ट्रेच होता है ताकि हाथ जो है ना फिट हो जाए। ये इन दोनों का कॉन्सेप्ट है, लॉक एंड की और इंड्यूस फिट मॉडल का। रियल एग्जांपल्स में देखा जाए तो एंटीहिस्टामिन्स, देखिए एंटीहिस्टामिन्स आर द रिसेप्टर एंटागोनिस्ट that block histamine-induced allergic response by binding to H1 receptors। जब हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होती है ना, तो वो H1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है, तो हमें ये सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, इचिंग, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज। ठीक है, अब एंटी हिस्टामिन जैसे कि सिट्राजीन, लोराटिडीन उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, सिग्नल आगे पास नहीं होता और एलर्जी रुक जाती है। अब देखेंगे बाइंडिंग हुई लेकिन रिस्पॉन्स ब्लॉक हो गया, ये होता है एंटागोनिस्ट का काम। बाइंडिंग हुई, रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर दिया। रिसेप्टर सेलेक्टिविटी refers to a drug's ability to act on a specific receptor subtype। हर ड्रग हर रिसेप्टर पे काम नहीं करती, कुछ सिलेक्टिव होती हैं, जैसे कि एटिनालोल जो सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे काम करती हैं, और कुछ नॉन सिलेक्टिव होती हैं जैसे कि प्रोप्रानोलोल जो बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों पे एक्ट करती हैं। सिलेक्टिव ड्रग्स स्नीपर की तरह टारगेट करती है, जैसे जबकि नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स वो शूट गन की तरह मल्टीपल जगह पे हिट कर देती हैं। समझ आई सिलेक्टिव ड्रग और नॉन सिलेक्टिव का कॉन्सेप्ट। अब देखिए इंटीग्रेशंस क्या है केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी के दरमियान। मेडिसिनल केमिस्ट्री एक्सप्लेन बाइंडिंग मैकेनिज्म्स, चूँकि फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन करती है रिजल्टिंग इफेक्ट्स। मेडिसिनल केमिस्ट्री बताती है कि ड्रग्स बाइंड कैसे करती है और फार्माकोलॉजी बताती है कि उस बाइंडिंग का इफेक्ट क्या होता है। एस्प्रिन अपने रिसेप्टर से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये केमिस्ट्री पार्ट है, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, ये फार्माकोलॉजिकल पार्ट है। यानी केमिस्ट्री ने डिसाइड करना होता है कि इफेक्ट कितनी देर चलेगा और फार्माकोलॉजी बताएगा कि इफेक्ट क्या होगा। समझ आए कि किस तरह से मेडिसिन केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी को रिलेट करती हैं। अब समरी में देखें कि ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन रिप्रेजेंट द कोरिलेशन बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग एंड इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट। यानी ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन एक रिलेशनशिप है बिटवीन स्ट्रक्चर एंड इफेक्ट्स। अगर स्ट्रक्चर सही डिज़ाइन नहीं है तो रिसेप्टर उसको आइडेंटिफाई करेगा और सिग्नल जनरेट करेगा और थेरापेटिक इफेक्ट मिलेगा। हीलिंग तभी होती है जब मॉलिक्यूल्स और रिसेप्टर एक दूसरे को समझ जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रिसेप्टर एंड ये लेक्चर हमारा था जनाब ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन का, जिसमें हमने मेडिसिन केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है।